गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था न्यायपालिका को। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संघवाद। देखिए, जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, संघवाद। अगर हम संघवाद का संधि विच्छेद करें तो संघ प्लस वाद। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम भारत के जो राजनीतिक मानचित्र हैं, मानचित्र हमने 1947 से 2000 के बीच में और 1947 टू 2020, तो 1947 से 2020 के जो परिवर्तन हैं हम उनको देखेंगे कि किस प्रकार से राजनीति में परिवर्तन हुआ है, किस तरह से राज्यों की सीमाएं और उनके नाम बदल गए हैं, तथा किस तरह से राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए गठित किया था। देखिए, एट द टाइम ऑफ फ्रीडम, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ बहुत सारे ऐसे अधिकांश प्रांत थे जो उन्हें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, कि भाई हमें प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या है कि जो सरकार का कामकाज है वो किस प्रकार से किया जाएगा, और वो ही सिर्फ उसी जगह से, जो जगह तय की गई थी, जिसका गठन किया गया था, कि यही लोग प्रशासन का कार्य को देखेंगे। तो फिर कुछ देसी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय, इन देसी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। तो बच्चों, यही हम देख रहे थे कि भाई जो देसी रियासत का मतलब क्या है कि वो जो हमारे देश में देशी जिनको कहा गया, उनको स्वतंत्र भारत में विलय हो गया और इन रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। आप इसे 1947 के मानचित्र में भी देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक कि भाई राज्य की सीमाएं और कई बार बदल चुकी है। इस अवधि में न केवल राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदल गए। जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक तथा मद्रास का नाम तमिलनाडु। देखिए, मैसूर पहले क्या थी, एक रियासत थी जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कर्नाटक, तथा मद्रास का नाम तमिलनाडु। ये मानचित्र 50 वर्षों में हुए परिवर्तनों को दिखाते हैं। तो इस अध्याय में आप भारत में संघवाद का अध्ययन करेंगे और उसकी संवैधानिक स्थिति और कार्यप्रणाली की परीक्षा भी करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद देखिए आपको क्या क्या पता चलेगा। संघवाद क्या है, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो किस प्रकार से मैनेज करेगा एक संघीय व्यवस्था को। और सेंटर और स्टेट, केंद्र व राज्यों के संबंध से जो भी जुड़े हुए मुद्दे होंगे उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। ये देखिए भारत का मानचित्र 1947 में। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पंजाब,
राजपूताना, जो कि तो ये सभी 1947 का नक्शा है, हम देख सकते हैं इसमें। हैदराबाद मध्य प्रांत, यहाँ पर मध्य प्रदेश आप आज देखते हैं, संयुक्त प्रांत। तो सारे बहुत सारे ऐसे राज्यों के नाम जो बदले गए हैं। आपको मैसूर दिखाई दे रहा है, जिसको हमने क्या कहा अभी, कर्नाटक। मद्रास यानी कि तमिलनाडु। तो ये सभी राज्य, इनके समय के साथ साथ इनकी सीमाएं और इनके नामों में भी परिवर्तन हुआ है। देखिए 1947 में भारत संघ के प्रांत, जो 1947 में भारत का जो एक संघ था, यूनाइटेड था, तो उसमें जो प्रांत है वो आप देखेंगे इनमें। चलिए तो अब चर्चा करते हैं संघवाद क्या है। देखिए सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था। देखिए सोवियत संघ में लगभग 14 देशों का एक स्वतंत्र राज्य का राष्ट्रमंडल था सोवियत संघ, और वर्ल्ड की एक महाशक्ति। बट 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहां शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण। देखिए अत्यधिक केंद्रीकरण का मतलब अर्थ क्या है। अत्यधिक केंद्रीकरण की जब हम बात करते हैं, जब पावर सेंटर सिर्फ एक जगह पर केंद्रित हो, निर्णय लेने की जो अक्षमता है, निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो कुछ चंद लोगों के हाथ में है, तो वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन हम इसको बोलते हैं, केंद्रीयकरण। तो इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। देखिए यानी कि उज्बेकिस्तान, जिसकी भाषा भी अलग है, जिसका कल्चर भी अलग है, और उसके ऊपर किसने आधिपत्य जमाया, रूस ने। तो रूस ने जब उज्बेकिस्तान के ऊपर आधिपत्य जमाया तो वो सोवियत कारण बना सोवियत संघ के टूटने का। कुछ अन्य राज्यों जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई थी। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों से वह अपना अखंड तथा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं। आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को जाता है। देखिए इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था को। बात समझ में आई बच्चों? देखिए अब हम वेस्ट इंडीज़ में संघवाद किस प्रकार से वहाँ पर उपजा। वेस्ट इंडीज़ में आपने वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम भी देखी है, तो वहाँ क्या वेस्ट इंडीज़ का कोई एक देश है? वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है। भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज़ भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। 1958 में वेस्ट इंडीज़ संघ, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ का जन्म हुआ। इसकी केंद्रीय सरकार कमज़ोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से और अन्य संघीय इकाइयों में राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया गया। बाद में 1973 की चिगुआरामा संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसी संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया।
कैरिबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है और सदस्य देशों की सरकारों के प्रावधान उस कार्यपालिका के सदस्य हैं। इस प्रकार वहाँ की इकाइयाँ न तो एक देश के रूप में रह सकी और न ही वे अलग अलग रह सकी। ठीक है बच्चों, आगे देखें। उन पर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे, पर वे एकजुट न रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है।